स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल भारत क्लासेस में। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वनडे एग्ज़ाम की स्मार्ट प्लानिंग फॉर क्रैक एनी वनडे एग्ज़ाम, किसी भी वनडे एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। एक्चुअली आज के टाइम पे हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, उसके विषय में। और ये मैं उस आधार पर बताऊँगा। अभी तक मैंने 12 एग्ज़ाम दिए हैं वनडे एग्ज़ाम के और मेरे सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं। तो इसी आधार पे जो मैं अपनी प्लानिंग शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। आई थिंक ये आप लोगों के लिए, आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कुछ कॉमन बातें करते हैं जो कॉमन एक किसी भी जनरली किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके अंदर जो कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, कॉमन बातें जो हैं आपको फॉलो करनी चाहिए। तो पहले उसका, फिर सेकंड हम लोग बात करेंगे कि अपनी रणनीति शेयर करेंगे पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए लेकर, जो आज के टाइम पे जिन एग्ज़ामों की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे उनकी बात करेंगे जाके। फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो कैसे उसको तैयारी करनी चाहिए ताकि वो मोस्टली एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाके। फिर फोर हम लोग बात करेंगे पढ़ाई में रुचि कैसे बढ़ाएं, कैसे हम लोग पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, उसके लिए बात करेंगे जाके। और फिफ्थ जो हमारा है टॉपिक, इसमें एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि नॉलेज बहुत अच्छी होती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है जाके, बट उनके साथ इशू आता है जाके मेन कि वो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं और अपना पेपर बनाया बिगाड़ के चले जाते हैं। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सी बातें जो आई थिंक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ जो कॉमन बातें, उसमें बात करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको किसी भी एग्ज़ाम का अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उसका सिलेक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टेप्स कितने हैं, कि क्या क्या चरण हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, जैसे फिजिकली है या मान लो मेडिकल में आप एलिजिबल हैं कि नहीं है उसके लिए। इसके बाद सेकंड सिलेबस दो चीज़ें। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस का। आप इसके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऑथेंटिक जानकारी जो आपको मिलेगी वो नोटिफिकेशन से ही मिलेगी। किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि वो क्या क्या रिक्वायर चाह रहा है, तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा जाके। अब हम लोग बात करें स्टेप्स की। अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम पहले फिजिकल बाद में, तो आप फिजिकल की तैयारी पहले कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी बाद में करें। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी क्या, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है। स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है कि जब पहला, जैसे किसी एग्ज़ाम में जैसे रेलवे की बात करो, दो पेपर मान लो होने हैं, तो पहले आपको पहला पेपर जो है उसकी तैयारी करनी है, उस पर फोकस करना, क्योंकि जब पहला निकल पाएगा तभी तो आप दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाके। तो फर्स्ट पेपर की आप प्रिपरेशन कीजिए। जैसे यूपीपी की बात कर लेते हैं हम लोग एक मिनट के लिए। तो यूपीपी में ज़रूरी क्या है कि आपको पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसी के बाद फिजिकल का नंबर आएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि फिजिकल सर स्टार्ट कर दें क्या, तो मैं यही कहूँगा कि फिजिकल आप पहले एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो फिजिकल के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे आप। तो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सेकेंड, अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। आपको पढ़ाई जो करनी है मेनली सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है, ना इससे ऊपर पढ़ना है ना इससे कम पढ़ना है, जाके कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो सिलेबस का क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस जो है आपके, जो आपका स्टडी रूम होगा जो या स्टडी टेबल होगी जाके, उसके सामने आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके सामने आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है जाके, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है जाके सब कुछ। तो पहले बात ये होगी जाके हमारी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है जाके, स्टेप बाय स्टेप एक एक की तैयारी करनी जाके, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि मुझे प्रोसेस कंप्लीट पता चल जाए कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड रणनीति की बात करते हैं कि हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब हमें कहीं जाना होता है, मान लो सपोज़ करो हमें घर से अपने कहीं जाना है, कोचिंग जाना है, या हमें कहीं रिलेशनशिप में जाना है, या मान लो हमें कहीं और घूमने जाना है, तो हमारी पूरी प्लानिंग होती है जाके कि हम सुबह इतने बजे निकलेंगे, शाम को इतने बजे पहुँचेंगे, या हम यहाँ से ये साधन पकड़ेंगे, ये साधन पकड़ेंगे। जस्ट सेम जो है आपको
एग्जाम में भी यही फॉलो करना है कि आपके माइंड में एकदम जैसे आपको कहीं जाना तो क्लियर होता है कि हम 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, या मान लो क्लियर होता है कि हम इस सवारी से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होता है। जस्ट सेम एग्जाम में भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं इतनी चीज़ें पढ़ लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मान लो मैं इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें तैयार कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको वो सारी चीज़ें माइंड में क्या एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है, आपको पहले से पता होता है कि मुझे यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से टैक्सी मिलेगी, यहाँ से ये मिलेगा, सब चीज़ें। जस्ट सेम एग्जाम में भी होना चाहिए, आपकी रणनीति एकदम बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इतनी चीज़ें पढ़ने पे सिलेक्शन हो जाएगा, और मुझे ये तैयार करने पे सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे इतने नंबर लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल कंफर्म एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि रणनीति के हिसाब से क्या करना चाहिए आपको। जैसे आपने सिलेबस पूरा नोट डाउन कर लिया, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कोई बुक्स प्रेफर कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। बुक्स के अलावा जो भी ठीक लगे, जिस सब्जेक्ट के लिए ठीक लगे, मैं तो बताऊंगा। मान लो उसके लिए आपको भी जैसे अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक्स ठीक रहती हैं। अब बात करें बुक्स के अलावा, अगर मान लो कोई यूट्यूब से आप टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो कोई टीचर फॉलो कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। आपने मान लो कोई बुक्स पढ़ लिया, कोई टीचर पढ़ लिया, एक सिलेबस एक सब्जेक्ट आपने किसी से पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद इसका जो है आपको रिवीजन करना अच्छे से। अगर मान लो बुक से पढ़ लिया, टीचर से पढ़ लिया तो उसके नोट्स बना लिए आपने, उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जो आपको ST देनी, टेस्ट स्पीड टेस्ट देने हैं। तो आप जैसे पहले पूरा सिलेबस बुक्स या टीचर से पढ़ लीजिए अच्छे से। पूरा सिलेबस जो आपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिख रखा है अपने बोर्ड के सामने, जो जो पढ़ते जाइए, काटते जाइए कि ये मैंने पढ़ लिया है, उसका रिवीजन भी करते जाइए आप। उसके बाद क्या है, बुक्स या टीचर से पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर बुक्स से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं। अगर टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, उसको अच्छे से रिवीजन कर लिए। जब पूरा सिलेबस एक बार आपका कट हो जाए, मतलब पढ़ने के बाद जो कट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैंने अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया है। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए आप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के बाद ST स्पीड टेस्ट दीजिए, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा जाके। और जब आप ये कर लेंगे, इतना करने के बाद श्योर है कि आपका सिलेक्शन 90% तो यहाँ से हो जाएगा, कंफर्म है, समझे। 10% जो है आपको एग्जाम हॉल में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा जाके, तो उसके बारे में बताएंगे कैसे अच्छा कर सकते हैं जाके। आपको आई थिंक ये रणनीति समझ में आई होगी। और इस रणनीति में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है, कि आपके एग्ज़ाम डेट के हिसाब से एग्ज़ाम डेट से हो सके जितना पहले, मतलब जैसे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आज है और पता चले सिलेबस अभी चल रहा है, तो वो नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ जो स्ट्रेटजी बताई ये फॉलो कर लेनी, पूरा कंप्लीट कर लेना सिलेबस अच्छे से। क्योंकि रीज़न ये होता है कि जो व्यक्ति सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लेता है, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेता है, जाके MCQ टाइप क्वेश्चन रहते हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन ये रहता है कि आपके अगर माइंड में एक बार चीज़ें आई हुई हैं, आपने अगर एक बार भी पढ़ी हुई हैं वो चीज़ें, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके माइंड में तुरंत वहीं जाएगा, उसी ऑप्शन पे आपका हो जाएगा। तो तुरंत आप उस जिस ऑप्शन पे जाए उस पर टिक कर दीजिए, वही आपका सही भी होता है जाके। जल्दी जो पहली बार माइंड में आता है वही सही भी होता है जाके। तो आपको एग्जाम डेट से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है कि मेरा एग्जाम डेट से पहले जो है टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेली का टाइम टेबल बनाना, उससे फॉलो भी करना है। जो आपका डेली का टाइम टेबल होगा उसको आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है। और ये आपको रणनीति के अकॉर्डिंग करना है कि मुझे 6 महीने में या 8 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, या 4 महीने मुझे इतनी चीज़ें पढ़नी है और इतना चीज़ें पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे इसी में, टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेकंड क्या होता है कि अब हम बात कर लेते हैं इसी में कि अच्छा कितने मार्क्स आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। जनरली क्या होता है कि हम लोग जैसे एग्जाम दे के आते हैं उसके बाद कट ऑफ की वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जनरली क्या होना चाहिए, कट ऑफ हमें पहले से अपना डिसाइड करना चाहिए कि हम इतने मार्क्स मुझे लेके आने, या इतने मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन होगा। जनरली आज के टाइम पे जो है 75% से तो नीचे OBC जनरल का सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नहीं हो रहा है। वनडे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, 75% से नीचे तो हो ही नहीं रहा। मान लो ये मान के चलो कि अगर 75% आप नीचे ला रहे हो मार्क्स, तो फिर वो 50-50 का खेल रहता है। और आई थिंक वो मत रखो, आप लोग कोशिश ये करो कि कितनी भी कट ऑफ जाए बट मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको 75+ ही मार्क्स लाने होंगे, और ये पहले से आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे ये 75+ मार्क्स कहाँ से लेके आने, किस सब्जेक्ट को पढ़ के लेके आने, कितना पढ़ने पे मेरे ये आ जाएंगे प्लस इतने,
ठीक, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 75% मतलब 75% प्लस मार्क्स, जैसे मान लो अगर कोई 400 का पेपर है तो 300 प्लस नंबर लेके ही आने पड़ेंगे। ये ओबीसी और इसके जनरल के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो किसी वैकेंसीज में गर्ल्स के लिए स्पेशल छूट रहती है तो उसके लिए स्पेशल मार्क्स अलग से रहते हैं जाके। अब ये होता है कि किसी किसी कट ऑफ कम भी जाती है, इससे किसी किसी की ज़्यादा भी जाती है, तो वो एक्सेप्शनल रहते हैं। बाकी अगर आप 75% मार्क्स लेके आ रहे हैं, अगर आप 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10 में गारंटेड ये बोल रहा हूँ मैं कि 8 एग्ज़ाम आप 8 से अधिक ही मान लो, बल्कि 9 मानो, आप 9 एग्ज़ाम समथिंग आराम से पास कर ले जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन की, ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रा मार्क्स की बात कर रहा हूँ। रा मार्क्स 75% के आसपास आज के टाइम पे जनरली होने चाहिए इतने, और इतने आई थिंक लाए जा सकते हैं अगर आप मेहनत करें अच्छे से तो। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसके। अब पहला ये टॉपिक जो था, मैंने कहा जो कॉमन चीज़ें होनी चाहिए सब में, एक तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है, सिलेबस पूरा नोट डाउन होना चाहिए आपके आगे। सेकंड क्या, आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए कि 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने मुझे इस एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करनी है। थर्ड क्या है कि आपका 75% प्लस ही मार्क्स मिला के गेन करने आपको लाने हैं। इतने पे ही सिलेक्शन आज के टाइम पे हो पा रहा है जाके। अब ये होता है किसी की कम भी चली जाती है, ऐसा जरूरी नहीं कि जनरली सब में जाए, लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं तो सिलेक्शन का चांस ये मान ली 90% से एबव ही रहते हैं उसके जाके। मतलब अगर आप 10 एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये मान ली समथिंग 9 एग्जाम आप पास करेंगे अगर 75% मार्क्स लेके आ रहे हैं तो, ओके। अब बात करते हैं हम लोग आगे। सेकेंड हम लोगों ने टॉपिक की बात की थी कि आप लोगों को बात की थी कि जो वर्तमान में एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जनरली जो हम बता रहे हैं इसमें प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि जो इसमें प्रेजेंट टाइम पे 9 एग्जाम चल रहे हैं उनकी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं क्या प्लानिंग करता, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे एक इस समय 9 टाइम पे यूपीपी की वैकेंसीज चल रही हैं, यूपीपी की 2 वैकेंसीज चल रही हैं 9 टाइम पे यूपीपी, एक तो 26,000 प्लस है और एक वो ऑपरेटर वाली है जो टेलीफोन ऑपरेटर वाली है, ये 2 वैकेंसीज चल रही हैं 9 टाइम पे। तो इनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। लगभग सिलेबस जो है लगभग सेम है, बस टेलीफोन ऑपरेटर में साइंस का एक जो है पोर्शन इन्होंने बढ़ा दिया है जाके, बाकी सब सेम ही है। अब आपको उससे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जो यूपीपी में है वो 270 मार्क्स था आउट ऑफ 300 में, 41,520 वाले में। इसके अलावा जो मेरा 49,568 था, इसमें भी क्वालिफाई था, मेरा क्वालिफाई था। सेकंड का यूपीएसआई वाला जो है अभी लेटेस्ट में यूपीएसआई वाला, इसमें 342.5 आउट ऑफ 400 में मार्क्स मेरे हैं 9 टाइम पे, जो 9,534 की वैकेंसी चल रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है इन सब एग्जाम के लिए, इन सब एग्जामों के लिए कि 9 टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद भी यूपीएसआई में इतना अच्छा स्कोर किया, तो जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप्ड हो, इसलिए ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो मैं इधर बात करता हूँ आप लोगों से। देखिए 26,000 प्लस जो वैकेंसी, पहले हम लोग इसका सिलेबस समझ लेते हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट तो आपकी मैथ है, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, राइट। इसके सवाल जो आने हैं आपके 38 आने हैं, इसके 37 आने हैं, इसके 37 आने हैं, इसके 38 आने हैं। और ये ईच 2 नंबर का है सारे, और 150 क्वेश्चन होने हैं, 300 नंबर का पेपर होना है जाके, और 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका, ओके। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, फिर इसके टेलीफोन ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। इसमें भी 4 सब्जेक्ट होने हैं आपके, इसमें भी वही मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसके अलावा आपका जीएस, जीके। इसमें साइंस पे स्पेशल फोकस किया, आप देखेंगे नोटिफिकेशन उसमें दिया है साइंस स्पेशल। तो जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये दे दे कि स्पेशल इस पे फोकस करना है, तो ये मान लो फिर उसको स्पेशल कुछ थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। इसमें भी जो एसआई वाला रहना है कि 40 इसके, 40 इसके, 40 इसके, 40 इसके, 160 क्वेश्चन और सब 2.5 नंबर के, यानी कि 400 नंबर का टोटल पेपर होना है ये, ओके। 400 मार्क्स का पेपर होना है, यानी कि 300 अगर आप इधर लेके आ रहे हैं तो आराम से हो जाएगा जाके। अगर उधर मान लीजिए आपकी 225 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा जाके। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें पढ़ाई के बारे में कि हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे 75% प्लस मार्क्स आएँ, ओके। तो देखिए इसमें जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं
इनका सिलेबस फिक्स रहता है। जैसे मैथ की पर्टिकुलर आप कोई एक किताब फॉलो कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, या रीजनिंग की कोई पर्टिकुलर आप किताब एक फॉलो कर लें, उसको अच्छे से पढ़ लें, हिंदी की कोई पर्टिकुलर किताब पढ़ लें और उसको अच्छे से मतलब उसको पढ़ लें अच्छे से। इसके अलावा तीनों का अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लें तो ये मान लीजिए आपको ये अधिकतर ये मान लीजिए 38 में से जैसे 34 35 किए जा सकते हैं, 37 में से ये 32 33 किए जा सकते हैं, इधर 37 में 34 35 किए जा सकते हैं। मतलब अगर आप इस पे फोकस कर लें इन तीनों पे, अगर आप इन तीनों पे आप कम टाइम मतलब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे कम टाइम दे के अच्छा गेन किया जा सकता है। हमको नंबर से मतलब है कि नंबर हमारे आने चाहिए, बाकी किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है। ओके, इसके बाद जीएस जैसे आपका पोर्शन है, जीएस पोर्शन ये है कि आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम देंगे भी, बहुत ज़्यादा टाइम देंगे भी तो गारंटी नहीं कि आप इसमें 38 में से 30 प्लस कर ले जाएं, राइट ना। मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आपकी ये तीनों जो हैं यानी कि मैथ रीजनिंग हिंदी, ये आपके मतलब बहुत अच्छे होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए, इनको बहुत अच्छा टाइम देना है। लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना कि जीएस जो है ये भी ऐसा नहीं कि वीक हो, इसको भी एवरेज रखना है। आज के टाइम पे सिलेक्शन उसका नहीं होता है जाके जिसका मान लो कि कुल मिला के जो है चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, कम से कम अगर उसके 2 या 3 कम से कम अच्छे होने चाहिए, एक अगर एवरेज भी है तो भी चल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप जीएस को बिल्कुल एकदम इग्नोर कर सकते हैं, बट ये है कि मैं ये कहूँगा कि मैथ को आप रीजनिंग को और हिंदी को अच्छी प्रायोरिटी दें, अच्छी प्रायोरिटी दें इसको। और जीके जीएस को इसको अगर एवरेज भी इन केस रहता है जाके अगर अच्छा अगर आप बेस्ट कर सकते हैं, इसको भी बहुत अच्छा कर सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है, इससे अच्छी क्या बात है। बाकी अगर नहीं कर सकते तो आप इन तीनों को बेस्ट कीजिए, अगर इसको एवरेज रखिए आपको ये आराम से 75% प्लस मार्क्स दे जाएगा। सेम टेलीफोन ऑपरेटर वाले में रहेगा जाके, उसमें भी वही मैथ रीजनिंग हिंदी को आपको क्या करनी, प्रायोरिटी देनी है ज़्यादा। जीके जीएस को भी प्रायोरिटी देनी है, मेहनत करनी है उस पर भी, बट इधर होना चाहिए कि तुम्हें मैक्सिमम गेन करना है इधर। जैसे मैं बताऊं मेरी स्ट्रेटजी ये रहती थी, ये तीनों को मिला के जो है जैसे 38 37 37 क्वेश्चन, तो इन तीनों को मिला के मुझे ये टारगेट था कि 90% मार्क्स मुझे जो है इन तीनों को जो टोटल बन रहा है जाके इसका 90% मार्क्स लेके आने हैं। बाकी जीएस में जितने हो जाएं, जैसे मान 225 नंबर का 224 नंबर का ये तीनों बन रहा था जाके कांस्टेबल वाले में, तो मेरा 224 में टारगेट था 200 प्लस मार्क्स लाने का। ओके, 200 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट था। फिर इधर जीएस जीके में ये टारगेट था कि मेरा 50% आ जाए, यानी 19 क्वेश्चन सही हो जाए मेरे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। आपको उसी के अकॉर्डिंग करना। जैसे यूपीएसआई को लेकर मेरा ये टारगेट था कि 300 में 260 के आसपास 270 के आसपास नंबर मेरे इधर से आ जाए आराम से 70 के आसपास। बाकी ये था कि जीएस पे भी मेहनत अच्छी की तो वो भी अच्छी होगी जाके। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो अगर टाइम मिले तो जीएस जीके भी बहुत अच्छी मेहनत कीजिए करें, वो भी आई थिंक आपकी सही हो जाएगी। ओके, तो आपका ओवरऑल कहने का मतलब ये यूपीपी वाले में आपको मैथ रीजनिंग हिंदी बहुत अच्छी रखनी है। अगर जीके जीएस आपकी अगर एक बार एवरेज भी रहती है, मैं तो कहूँगा पहले कोशिश करो बहुत अच्छी करने की। अगर इनकेस नहीं होती, अगर एवरेज भी रहती है तब भी आपका सिलेक्शन श्योर है कि आराम से हो जाएगा, राइट। ओके, अगर अब हम लोग अगले एग्जाम की बात करते हैं। अगला एग्जाम इस समय रेलवे की बात चल रहे हैं, रेलवे करते हैं जाके। रेलवे में जो चल रहा है उसमें क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। ओके, तो रेलवे को लेकर हम लोग बात करते हैं। रेलवे में 2 एग्जाम चल रहे हैं, एक इस समय एनटीपीसी सीबीटी 2 है जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ है। ओके, ग्रुप डी है, ग्रुप डी है। ओके, तो आप लोगों को पहले मैं बता देना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, इसके अलावा आपका एएलपी, इसके अलावा एनटीपीसी, सीबीटी 1 क्वालिफाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये चारों एग्जाम। तो इधर भी आप लोगों को ये मान लीजिए मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ओके, जैसे ग्रुप डी की बात करें तो इसमें मेरे 86 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। आपको टारगेट ये होना चाहिए मैक्सिमम कितना गेन कर सकते हो, आपका टारगेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टारगेट तो बना लिया कि हमें 100 करना है और मतलब मेहनत हो नहीं रही है तो उससे कोई फायदा नहीं है। आरपीएफ कांस्टेबल में 114 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 120, 120 में से। एएलपी में 3 पेपर थे, आई थिंक इसमें भी तीनों में अच्छा स्कोर था अपना। सीबीटी 1 जो क्वालिफाई 84 मार्क्स। ओके, ये सारा जो है मेरा स्कोर रहा था जाके। तो ये मेरा बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप लोगों को मेरी प्लानिंग आई थिंक जो रहती है, जो भी प्लानिंग रहती है आई थिंक वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी जाके। अब जैसे इसमें मैं प्लानिंग बताता हूँ अपनी क्या होता है। इसमें भी आपकी मैथ रीजनिंग जो है, मैथ रीजनिंग, इसमें जीके जीएस,
इसमें भी होती है। इसमें जीएस और साइंस पे स्पेशल फोकस किया जाता है। जीके के पोर्शन पे ये भी देखिए कभी कभी कोई पर्टिकुलर एग्जाम होता है, जैसे यूपीएसआई में क्या था, मूल विधि और संविधान पे अधिक फोकस किया था, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना था। जैसे आप मान लो इसमें एनटीपीसी में क्या है कि जीके जीएस यानी साइंस पर और करंट अफेयर पे स्पेशल फोकस किया जाता है, आप देखना इसके एग्जाम में। अब मैथ क्या होता है, जैसे ग्रुप एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात कर लें तो इसमें 35 क्वेश्चन इसके होंगे, 35 क्वेश्चन इसके होंगे, जाके 50 क्वेश्चन इसके होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा जाके आपके पास। अब आपको जैसे मैथ रीजनिंग आपने मान लो अच्छी कर ली तो वो आपको यूपीपी में भी काम देगी, इसके अलावा टेलीफोन ऑपरेटर में भी काम देगी, आपके एनटीपीसी में भी काम देगी, ग्रुप डी में भी काम देगी, यानी कि ये सब्जेक्ट चारों में काम देगा आपका, इन्वेस्ट करोगे आप इस पे अच्छा का। रीजनिंग है ये भी आपको चारों में हेल्पफुल होगी, जीएसजी के ये भी चारों में आपको हेल्पफुल होगी। तो आपको ये सब्जेक्ट ये क्या है कि सबके लिए कॉमन है, आपको ये अच्छी करनी ही चाहिए, हमेशा अच्छे रखने चाहिए अपने। ओके, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जैसे आप मैथ रीजनिंग पे बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, और जीके जीएस पे जो है साइंस का पोर्शन, एक किताब आती है स्पीडी की, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके जीके जीएस में और करंट अफेयर में। तो आप इस पे साइंस पे स्पेशल फोकस रखिए, साइंस पे आपका, और इस पे क्या कहते हैं करंट अफेयर पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। अब ग्रुप डी के लिए भी यही स्ट्रेटजी सेम रहती है जाके इसमें, तो ग्रुप डी के लिए भी सेम वही रहता प्रोसेस, 30-40 क्वेश्चन होते जाके उसमें भी। अब ये होगा जाके ओके। अब बात कर लेते हैं जैसे करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर कैसे तैयार करनी चाहिए हम लोगों को। अब जनरली आप लोग जान रहे हैं कि ये 2019 की भर्तियां हैं दोनों, 2019 की भर्तियां, जिस पर्सन ने 2019 में फॉर्म भरा होगा जाकर उसने 2018 की करंट अफेयर भी पढ़ी होगी, 2019 की भी पढ़ी होगी, 2020 की भी पढ़ी होगी, 2021 की भी पढ़ी होगी, 2022 की भी पढ़ रहा होगा, यानी कि 5 साल की करंट अफेयर पढ़ रहा होगा जाके, 5 साल की करंट अफेयर। अब ये बताइए, आनी तो केवल 1 साल की रहती है, बस 1 साल पुरानी आती है करंट अफेयर, अब उसने 5 साल अपना टाइम दिया करंट अफेयर में, राइट। तो जो मैं ये कहूँगा कि आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए, जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन मतलब जो फिक्स है कि ये आना ही आना, जैसे मैथ है फिक्स है, रीजनिंग है फिक्स है, जीके है जीएस है, ये आपका फिक्स है कि ये, जैसे हिस्ट्री बदलनी नहीं है, पॉलिटी मान लो कुछ चेंजमेंट होता है, ज़्यादा नहीं होते जाके, वो भी फिक्स रहनी है लगभग। इसके अलावा जैसे आपका भूगोल है वो भी चेंज नहीं होनी है, इकोनॉमिक्स थोड़ा करंट बेस्ड रहती है जाके आपकी। तो पहले आप स्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए बहुत अच्छे से। जब आपका स्टैटिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, यानी मैथ रीजनिंग जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, करंट अफेयर आप उसके बाद तैयार कीजिए। क्योंकि करंट अफेयर आप अगर एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद, अगर 1 महीने बाद पेपर है, 2 महीने बाद पेपर, अगर तब भी पढ़ना चाहेंगे, अगर आपका स्टैटिक कंप्लीट है, जैसे मैथ कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, जीके जीएस कंप्लीट है, स्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट है, और आप एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद अगर तैयार करते हैं करंट, अगर 1 महीने का टाइम मिल जाता है, तब भी आप करंट पे अच्छी कमांड बना लेंगे, 1 महीने में भी कमांड बना लेंगे अच्छी खासी। लेकिन आपने 5 साल दिया तो उसका कोई आई थिंक एडवांटेज नहीं मिला जाके। अब ये कह सकते हैं कि हम लोग, हमारा ज्ञान बढ़ा, लेकिन आज के टाइम पे रिजल्ट में मैटर करता है जाके, नॉलेज कितनी है वो मैटर नहीं करती है जाके, या हमने कितना पढ़ा वो मैटर नहीं करता है जाके। हम दिन रात एक कर दें जाके, अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो लोगों की नज़र में हम क्या है, कुल मिला के टाइम पास ही कर रहे हैं जाके। तो हमारे लिए रिजल्ट मैटर करता है जाके, कि रिजल्ट हमें देना है कुल मिला के। तो 5 ईयर करंट अफेयर आपने पढ़ी, अगर यही 5 साल मान लो आप स्टैटिक का पोर्शन अच्छे से तैयार कर लेते, और अब अगर मान लो 1 महीने बाद पेपर होता जाके, आप करंट पे फोकस कर ले जाके, आपको क्या होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जाके इसका। तो करंट का जैसे इशू है, मैं यही कहना चाहूँगा, एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के बाद आप उस पर ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि 1 महीने में आप जो है एक अच्छे से करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। और आज के टाइम पे जान लो 4-4 5-5 साल तक एग्जाम नहीं होते किसी पेपर के, आप 4-5 साल तक उसकी कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़ते रहोगे जाके, आनी 1 ही साल की है जाके। ओके, तो ये हो गया जाके सेकेंड हम लोगों का। अब थोड़ा आता है लेखपाल के लिए, बात कर लेते हैं जो लेखपाल का चल रहा है। तो लेखपाल के लिए एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी उसमें क्या शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया है लेखपाल में। तो लेखपाल की हम लोग बात कर लेते हैं, उसमें अभी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया पीटी के आधार पे, कि पेट में कितने मार्क्स होने चाहिए या कितने से बच्चों को लिया जाएगा। तो इसके लिए मैं बताना हूँ कि इसमें क्या है, मैथ आपका है, जीएस जीके है जो भी है, ओके, हिंदी आपकी है, हिंदी है, इसके अलावा ग्रामीण प्रवेश है आपका, ग्रामीण परिवेश है। तो जिन लोगों के अच्छे पीटी में मार्क्स हैं, पीटी की बात कर लेते हैं, जिनके पीटी में अच्छे मार्क्स हैं वो तो आई थिंक चारों पढ़ सकते हैं। बाकी जिनके पीटी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप मैथ पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए, हिंदी पढ़िए, ये तीनों अपने अच्छी रखिएगा। मैथ अच्छी रखिएगा, जीके जीएस अच्छी रखिएगा, हिंदी अच्छी रखिएगा। ये आपके लिए क्या है कि हर एक एग्जाम में हेल्पफुल करेंगे। मान लो कि अगर लेखपाल का पीटी के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए जाके इन केस, तो आपका टेलीफोन ऑपरेटर है, 26,000 प्लस जो है आपकी यूपीपी की वैकेंसी है, उसमें आपका हेल्प कर देगा जाके। अब मान लीजिए ग्रामीण प्रवेश जैसे है सिलेबस,
ये आपका पर्टिकुलर क्या है कि एक ही सब एग्जाम में काम आना है। लेखपाल में आपने पढ़ के बहुत अच्छी कर ली, तैयार कर ली, बट आप इन केस मान लीजिए लक बाई चांस आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए जाके, तो आई थिंक किसी प्रकार से आपकी अदर एग्जाम में हेल्पफुल नहीं होगी जाके। तो पहले आप मैथ, जीके जीएस और हिंदी ये तीनों अच्छी रखिए, बहुत अच्छी रखिए। और अगर एग्जाम जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं आप, उसके बाद भी अगर ग्रामीण प्रवेश पढ़ेंगे तो आई थिंक एक दो महीने में आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी ग्रामीण प्रवेश। तो अभी आपका फोकस किस में होना चाहिए? मैथ पे, जीके जीएस पे और हिंदी पे। जिनके पीटी में मार्क्स अच्छे हैं वो ग्रामीण प्रवेश भी तैयार कर सकते हैं जाके। अगर मान लो किसी का 95 या 96 या 97 परसेंटाइल है तो वो आराम से कर सकते हैं जाके। ओके, अब मेरे पीटी में बता दे रहा हूँ आपसे, स्ट्रेटजी पीटी मेरे 99.9 परसेंटाइल मार्क्स हैं। ओके, तो 99.9 परसेंटाइल है। अब ये मान लीजिए कुल मिला के आपकी जो लेबर है, आप जो मेहनत करते हैं ना, वो किसी भी प्रकार से बेकार नहीं जानी। और ये सब जो एग्ज़ाम में बता रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम जो है मेरे, मैं जॉब के साथ साथ तैयारी करता हूँ, जॉब के साथ साथ। बाकी मुझे लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही NTPC CBT 2 देना है, और ना ही कोई वनडे एग्ज़ाम देना है मुझे। ओके, तो ये आगे हम लोग बात करते हैं जाके। तो इसके लिए आपको मैथ, जीके जीएस और हिंदी पे पहले फोकस होना चाहिए। ग्रामीण प्रवेश पे आप बाद पे काम कीजिए, जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं, आपको टाइम मिल जाएगा आराम से। ओके, तो आपका ये सारा हो गया जाके पोर्शन, ये जो 9 टाइम पे एग्जाम चल रहे हैं। बाकी अगर अदर जैसे एग्जाम है, मान लो ये यूपीपी की बात, यूपी के स्पेशल एग्जाम या जो हाईलाइट है करंट में, उनकी बात कर रहा हूँ। SSC के लिए जैसे बात है या रेलवे की बात है, तो उसके लिए आपकी अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। उसमें मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आप। ओके, अब बात कर देते हैं थर्ड। जैसे मान लो कुछ पर्सन क्या होते हैं कि एक साथ के एग्जामों को तैयार कर रहे होते हैं जाके। बहुत से लोग क्या होता है कि रेलवे की भी तैयारी होती है, बोलते हैं कि यार NTPC में भी मुझे करनी है, और ग्रुप डी भी करनी है, या मान लो UPP भी करनी है, जाके सारे एग्जामों की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं सब में, कॉमन सब्जेक्ट जैसे मैथ सब में कॉमन है, मोस्टली कॉमन है। आप मैथ को पहले अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। रीजनिंग अगर कॉमन है तो रीजनिंग को अच्छा कीजिए। जो सब्जेक्ट पहले सब में कॉमन है उनको अच्छा कीजिए। और फिर पर्टिकुलर अगर किसी एग्जाम की बात की जाए, अगर सब में कॉमन वाले जब आप अच्छे कर लेंगे जाके, मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एग्जाम की बात की जाए, तो आपको एग्जाम से पहले 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का टाइम मिल जाता है एग्जाम डेट डिक्लेयर होने से पहले। जब एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाए तो उसके लिए पर्टिकुलर स्पेशल जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो यूपीपी की बात की जाए, तो मान लो कि जैसे हिंदी, मान लो रेलवे में हिंदी नहीं आनी है लेकिन यूपीपी में हिंदी आनी है, तो हिंदी अगर मान लो सपोज करो कि आप मैथ, रीजनिंग, जीएस अच्छी कर लेते हैं जाके, अब आपको NTPC भी देना है जाके, और रेलवे ग्रुप डी भी देना है जाके, यूपीपी भी देना है जाके, तीनों देना जाके। अगर मैथ, रीजनिंग, जीएस अच्छी कर ली तो आपका रेलवे की तैयारी कंप्लीट हो गई जाके। आपके यूपीपी का एग्जाम आ गया बीच में, आपने अगर 1 महीने या 15 दिन या 1.5 महीने आपने हिंदी को बहुत अच्छा टाइम दे दिया, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा आराम से। बाकी अगर बीच में आप टाइम देना चाहें तो शुरू से भी थोड़ा टाइम मतलब ज़्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जो स्पेशल सब्जेक्ट उनको थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं आप, वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके, ये रहता है। सेकेंड नंबर हम लोग आ जाते हैं कि हाँ, हाँ अभी आया, पढ़ाई में रुचि कैसे